हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एआईएनआर एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के लिए फिजिक्स की। हाँ, उसमें बात करेंगे हमारा पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड में हम पढ़ने वाले हैं कुछ बढ़िया टॉपिक और ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारा पहला चैप्टर है, इसलिए लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारे पास इधर कुछ टॉपिक्स हैं तो हम पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या होता है उसके बारे में छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी, वो हम फिर से रिवीजन करने वाले हैं। और जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, इसका मार्क का वेटेज सिर्फ 1 मार्क है, इसलिए इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे हम, बस लिबरली हम इसे पढ़ लेंगे। इन शॉर्ट इसके लिए हम कुछ एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, ब्लैंक्स, बस मैचेस और कुछ नॉर्मल टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत ज्यादा हमें इसमें पढ़ना है। तो व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, उत्तेजना के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स में इंटरेस्ट कैसे है उसके बारे में। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बीच के रिलेशन के बारे में बात करेंगे। जो फिजिक्स में अगर कोई नई चीज सर्च की जाती है, ढूंढी जाती है, तो उसकी वजह से टेक्नोलॉजी में सुधार आता है, उसकी वजह से हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में कोई परिवर्तन आता है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर आने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। हाँ, ये हमें आगे जाके बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और उसके लिए हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, एमसीक्यूज, ब्लैंक्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन। फिर आएगा नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। ये फिजिकल जो फिजिक्स है उसका पूरा जो लॉ का नेचर है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, इसका वेटेज सिर्फ 1 मार्क का है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो आइए शुरू करते हैं। बंदो, चलिए देखते हैं व्हाट इज फिजिक्स, भौतिकी क्या है। तो हम उससे पहले देख लेते हैं जो हमें दिया गया है उसके बारे में, जो है साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड के बारे में, several interrelated steps are involved in the scientific method. Some of the most significant steps are as below. मतलब हमें जो इधर स्टेप दिए गए हैं कि साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। अगर आप साइंस में, मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी में भी साइंस में अगर आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हमें एक मेथड अपनानी पड़ती है, वो है साइंटिफिक मेथड। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। सिग्निफिकेंट स्टेप्स आर फेलो द सिग्निफिकेंट स्टेप। तो देखते हैं क्या है वो सिग्निफिकेंट स्टेप। तो फर्स्ट है हमारा सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। चलिए, अब कोई भी एक्सपेरिमेंट कोई भी साइंटिस्ट करता है तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। उसके बाद द रिजॉल्विंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन करना पड़ता है। हाँ, इसके बारे में हम कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसके बारे में हम फिर जैसे जैसे हम आगे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात बढ़ते जाएंगे उस वक्त हम ज्यादा इसे चर्चा में लेंगे। अभी इसे स्किप करते हैं। तो व्हाट इज फिजिक्स, फिर आ जाते हैं भौतिकी क्या है। अंग्रेजी भाषा में शब्द साइंस का उद्भव लैटिन भाषा के शब्द सीटिया से हुआ था। तो फिजिक्स, इसी तरह फिजिक्स शब्द है जो वो हमारे संस्कृत वर्ड भौतिकी में से निकल के आया। मतलब फिजिक्स भौतिकी से नहीं निकला है, संस्कृत में उस वर्ड को भौतिकी कहा जाता है और उसका बेसिक मीनिंग होता है स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर। Physics is a fundamental science concerned with understanding the nature phenomena and occur in the universe. It has many branches such as mechanics, electromagnetism, thermodynamics and modern physics. तो फिजिक्स क्या है, एक साइंस को समझने के लिए एक ब्रांच है। मान लीजिए आपको नेचर को समझना है, यूनिवर्स को समझना है, उसमें हो रही फिनोनिमा, घटना जो बन रही है उन्हें समझना है, उसके लिए हमें कुछ चाहिए, वो है फंडामेंटल साइंस, और वो है फिजिक्स हमारा। और फिजिक्स एक बहुत ही ट्रिकिकल सब्जेक्ट है जिसे समझने के लिए हमें बहुत डीपली तक जाना पड़ता है। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि फिजिक्स के कुछ ब्रांचेस भी हैं, जैसे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स एक्सेट्रा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हाँ, यूनिफिकेशन एंड रिडक्टिज्म। यूनिफिकेशन क्या होता है और रिडक्टिज्म क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। तो यूनिफिकेशन, व्हाट इज यूनिफिकेशन? यूनिफिकेशन इज an attempt to
claim various phenomena by some basic law। इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत सारी चीजों को एक छोटी चीज की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बात है, चलो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, हमें उसके बारे में पता है, हम जिसे यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं। तो उसके अंदर हम फुल ऑफ एप्पल ऑन ग्राउंड, motion on moon around earth, motion of planet around sun, motion on 2D, motion on 3D, ये सब हम पढ़ लेते हैं सिर्फ किसकी मदद से, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस एक चीज की मदद से हम इतने सारे टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं, इतने सारी चीजें हमें वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके अंदर हम देख सकते हैं कि ओके, तो बस हमारे पास इधर एक एग्जांपल भी है, मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, इक्वेशन गलत है इधर, बट उसे ध्यान में रखिए, ये मैक्सवेल इक्वेशन है जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। उसकी मदद से हम कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इतनी सारी चीजें हम इजीली समझ सकते हैं। बस मैक्सवेल इक्वेशन समझो और आपका काम हो गया। ये चारों चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, तो उसे हम यूनिफिकेशन कहेंगे, एक चीज से मदद से अनेक। जहां रिडक्टिज्म बिल्कुल अलग है उससे, जैसे कि हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसमें से प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल्स बनता है। इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल बनता है। तो हम बस यही समझना होता है रिडक्टिज्म में क्या होता है। एक चीज के ऊपर से हम दूसरी चीज डिफाइन करते हैं, एक चीज के ऊपर से हम दूसरी चीज डिफाइन करते हैं, वो है रिडक्टिज्म। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, फिजिक्स, उसे मैंने बताया कि आगे दो ब्रांचेस में कन्वर्ट किया जाता है, और वो दो ब्रांचेस है माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक वो होता है छोटी से छोटी चीज हम पढ़ते हैं, और मैक्रोस्कोपिक वो होता है जो बड़ी से बड़ी, जैसे ब्रह्मांड, छोटी चीज एटम, न्यूक्लियर। मैक्रोस्कोपिक यूनिवर्स, ब्रह्मांड, प्लैनेट्स की बातें करते हैं, वो मैक्रोस्कोपी है। और मैक्रोस्कोपिक को हम क्लासिकल फिजिक्स भी आजकल कहते हैं। और हाँ, उसके लिए सबसे बड़ा न्यूटन को माना जाता है, क्योंकि न्यूटन ने जो थियरी दी है उसकी वजह से मैक्रोस्कोपी बहुत सरल हो गया है समझने के लिए। उसके बाद बात करते हैं माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी को आजकल क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है, और उसके कुछ टॉपिक देखते हैं। तो माइक्रोस्कोपी डोमिना इंक्लूड एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोनिमा। मतलब कि न्यूक्लियर के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर और एटम के अंदर हो रही फिनोनिमास जो है उसे समझने के लिए जो डोमेन है उसे हम मैक्रोस्कोपिक कहते हैं। और मैक्रोस्कोपिक की बात करें तो मैक्रोस्कोपिक डोमिना इंक्लूड फिनोनिमा एट द लैबोरेटरी। मतलब कि हम जो लैबोरेटरी में करते हैं छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट, उसे हम मैक्रोस्कोपी कहते हैं। ओके, और फिर देखते हैं मैक्रोस्कोपिक। ओके, फिजिक्स को हमने, जैसे मैंने आगे बोला, मैक्रोस्कोपिक को हम क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स के आगे भी हम देख चुके हैं कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे कि मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स मतलब यंत्र शास्त्र है जो हम फिर आता है मैक्रोस्कोपिक जिसे मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। और हाँ, जिसके बाप आइंस्टाइन को माना जाता है, उसके अंदर हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, एटॉमिक स्टडी करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट अनदर टॉपिक। ओके, फिजिक्स एंड रिलेशन टू टेक्नोलॉजी, ये बहुत बड़ी चीज है। देखते हैं हम तो सोसाइटी, रिलेशन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज के बीच में पारस्परिक संबंध जो है उसे हम थोड़े उदाहरण से समझ सकते हैं। मतलब कि इनफैक्ट टेक्नोलॉजी डेवलपिंग इन, ओके आटलू कट करिए, उदाहरण નથી हमारे पास, बैठो तो बोला है कि अलग बोल पड़શે। देखते हैं, एडवांसमेंट इन फिजिक्स had led to new technologies and vice versa. Sometimes technology gives rise to new dimension of physics. Dimension of physics. Okay, आटलू कट करू પડશે પરિવાર ને। Advertisement in physics. Advancement. Okay.
advancement in physics has led to new technologies in wide areas. Sometimes technology gives rise to new dimension of physics. At other times, physics generate a new technology. मतलब कभी कभी हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल लेते हैं जिससे हम फिजिक्स की डेफिनेशन बदल जाती है, मतलब कुछ और ही बन जाता है। तो फिर कभी कभी फिजिक्स भी कुछ ऐसा जनरेट कर देता है, भौतिकी कुछ ऐसा जनरेट करती है जिससे हमें न्यू टेक्नोलॉजी मिल जाती है। In fact, technological development is closely related to the application of science and physics in particular. मतलब कि सीधा साबित होता है कि टेक्नोलॉजी का जो हम बढ़ाते हैं, टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट होता है वो सीधा फिजिक्स या साइंस से रिलेटिव है। फिजिक्स हैज डोमिनेट इन्फ्लुएंसर ऑन सोसाइटी। फिजिक्स फिर सोसाइटी पे असर करता है, जैसे कि इट has helped to human being development their ideas। मतलब कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हमारे आइडियाज बढ़ते गए। हमें पता है आदि मानव पहले कुछ कच्चा पक्का मांस खाते थे, उनके पास आग नहीं, कुछ हुआ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने कुछ नया टेक्नोलॉजीज होते हैं, उनका दिमाग आज देख सकते हैं इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। तो यही बात बताना चाहते हैं। नॉर्मली फिजिक्स का मतलब हम इधर साइंस ले सकते हैं, साइंस में डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, मतलब कि humans life easy and pleasant। आगे हमारे पास एक और टॉपिक है जिसे उत्प्लावक, ओके, आर्किमिडीज ने कुछ सोचा था जिसे हम उत्प्लावकता का नियम कहते हैं, जो यूनान के लिए था। हाँ, ऐसे हमारे पास बहुत सारे टेबल्स हैं जो हमें समझने पड़ते हैं, और इसे याद रखने के लिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया हमारा मार्क क्राइटेरिया 1 है, तो कोई भी एमसीक्यूज इधर पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। तो खत्म करते हैं, तो फिर देखते रहे एएनआर एजुकेशन, अच्छे बने रहिए और